हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके रसोई घर की, आपके डेली एक्सपेंसेस की, अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं। कोशिश करते हैं जानने की कि आने वाले दिन आपके लिए कैसे होंगे, कौन सी चीज़ों के खर्चे बढ़ने जा रहे हैं, क्या आपके वेजेस भी बढ़ने जा रहे हैं, सैलरी भी बढ़ने जा रही है, या इनकम भी बढ़ने जा रही है, या सिर्फ खर्चे ही बढ़ रहे हैं। इसके साथ-साथ हमें देश की अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है अल्टीमेटली, वहाँ से क्या तथ्य निकल कर आ रहे हैं। और अभी कल ही देखा जाए तो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, और ख़ास तौर से 4th क्वार्टर के। इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत शुरू करूँ, मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने अर्थशास्त्री मित्र श्री नयन पारेख जी का। नयन भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। अ, और आप आए इस शो के अंदर, और हमेशा आपके आने से शोभा बढ़ जाती है और दर्शक भी हमारे इंतज़ार करते हैं। तो दर्शक और मित्रों, दर्शकों ये को मैं बताना चाहूँगा कि दिनेश जी कई चैलेंजेस से जूझ रहे हैं और उसके कारण हमारा कभी-कभी मंडे की जगह थोड़ा-सा 1-2 दिन इधर-उधर रहता है। पर मैं समझ रहा हूँ कि उनके सिचुएशन में शायद कोई तो ये कर भी नहीं पाता थोड़े टाइम के लिए, बट ही इज़ वेरी कमिटेड। तो उनका ये है कि भई एक दिन इधर-उधर हो जाए, पर ज़रूर करते हैं। तो धन्यवाद। ये हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है उनका कि थैंक ये शो मस्ट गो ऑन। तो आई थिंक यू, दैट शो गोज़ ऑन थैंक्स टू हिम। थैंक यू। और ये शो इस टाइम न्यूज़ टाइम के अलावा लाउड पे भी जा रहा है लाइव इस समय, दर्शक मित्रों आप सबके लिए। और हमारी जो कल जीडीपी के चौथे क्वार्टर के जो आंकड़े आए हैं 21-22 के, यानी कि जनवरी से लेके मार्च 2022 के आंकड़े आए हैं, जो 4.1 4.1 है। अगर हम पहले क्वार्टर से ट्रेजेक्टरी देखें तो आपको थोड़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। 21-22 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के हमारे आंकड़े हैं 20.1%, सेकंड क्वार्टर 8.4%, क्वार्टर 3 5.4%, क्वार्टर 4 4.1%, कंसोलिडेटेड चारों क्वार्टर का एनुअल 8.7%, जबकि फाइनेंशियल ईयर 21 उससे पहले जो वो भी एक कोरोना काल था, उसमें -6.6। और अगर हम टोटल देखें कि 19-20 की अपेक्षा हमारी ये ग्रोथ कहाँ पर आई है, तो अप्रॉक्सिमेटली जो हमारा राइज है वो सिर्फ 1.5% का है, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि हम 19-20 का लेवल, अगर यहाँ थे, यहाँ से यहाँ गिरे, तो हम वापस यहाँ पे आए हैं। और जो 19-20 का लेवल था, उससे हम जस्ट 1.5 पॉइंट जो है थोड़े से ऊपर है। कोई बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं है, पर ये है कि ट्रैजेक्टरी है। चिंताजनक बात इसमें ये है कि लगातार पिछले 3 क्वार्टर से हम गिरते आ रहे हैं, और ये ट्रैजेक्टरी जब नीचे की ओर जाती है, खास तौर से जनवरी से लेके जो मार्च का क्वार्टर है उसके मुकाबले अप्रैल से लेके और ये जून का जो क्वार्टर होगा, ये ज़्यादा कठिन है, और इसके अंदर चीज़ें और मुश्किल होंगी, क्योंकि यहाँ पर भाव भी बहुत बड़े हैं। हालाँकि इन्फ्लेशन भी काफ़ी हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये आंकड़े थोड़े-से निराशा करने वाले हैं, क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही, 5 महीने पहले दिसंबर में आरबीआई ने इस क्वार्टर के लिए जो आंकड़ा दिया था, करीब 6% का दिया था, एंड वी आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स, 4.1%। खैर, एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं बता दूं, वो है प्राइवेट कंजप्शन का। शायद बहुत सारे लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में वो फिगर दिया भी हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। वो है कि 1920 के अंदर जो प्राइवेट कंजप्शन, जो अप्रोक्सीमेटली हमारा 58-60% के आसपास होता है जीडीपी का, जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो 61,594 था। 61,594 था प्राइवेट कंजप्शन, और वो बढ़ा नहीं है, वो कम हो गया है। वो 61,215 हो गया, तो अप्रॉक्सिमेटली ये समझो कि 350-400 रुपए कम हुआ है। इसका मतलब कि प्राइवेट कंजप्शन अभी भी लैग कर रहा है, और हम अभी भी 19-20 के आंकड़े पे नहीं पहुंचे हैं। जबकि चीजें महंगी हो गई हैं, तो मतलब हम वही पैसे खर्च कर रहे हैं, उसी पैसे के अंदर कम चीजें हमारे घर के अंदर आ रही हैं। नयन भाई, ये आंकड़े थोड़े से जो मैंने बताए, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे। सीधा सीधा जनता के लिए क्या इसका अर्थ है, वो तो सिंपल भाषा में आप ही बता सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्री तो आप हैं और मैं तो एक साधारण सा एंकर हूं। तो मैं लोगों को जो मेरे पास जानकारियां आती हैं, मैं उसको मुहैया करा देता हूं। नयन भाई, माइक आपके हवाले। एक तो आप साधारण एंकर बिल्कुल नहीं है, आप असाधारण से एंकर है। बिकॉज मैंने आपको देखा है, आपकी जो बैंडविड्थ है वो इतनी ज़्यादा है कि आप
म्यूजिक से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, फॉरेन रिलेशन से लेके, इकोनॉमी से लेके, एस्ट्रोलॉजी तक आपकी पकड़ है। और ये तो एक सिर्फ रोल है कि आप एंकर है और मैं स्पीकर हूँ, पर मेरे ख्याल से आप ही स्पीकर भी है, आप इसको चलाते भी है, तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपका तो आपकी पकड़ जो है इस पे वो बिल्कुल ही कम नहीं है। और आप जो ओपनिंग रिमार्क्स और बीच बीच में जो आंकड़े देते हैं, मेरे ख्याल से वो आपके पास लेटेस्ट आंकड़े रहते हैं, तो इसीलिए उसको एक हमेशा वजन मिलता है, क्योंकि आप इसको कंडक्ट करते हैं और ये आपका प्रोग्राम है। इसके लिए जो इसमें एक खनक है प्रोग्राम में, वो उसके कारण है। एक साधारण सा एंकर इसको कर ही नहीं पाएगा और इस तरह से कर नहीं पाएगा जिस तरह से आप कर पा रहे हैं। तो ये तो एक, पर कमिंग टू द टॉपिक, ये जो आंकड़े आए हैं उसमें जैसे कहा 2-3 तरीके से आप देखें, तो एक तो ये कि जो पेंडेमिक हुआ उसके हम करीब पहुंचे। आपने जैसे कहा एक डिप आ गया पेंडेमिक के कारण -6.6, अब आया +8.7। तो जो हमको कोरोना ने हिट किया उसके पहले जो परिस्थिति थी उसमें हम पहुंचे, तो हमको 2 साल वहीं के वहीं पहुंचने में लग गया। और ये खैर कोरोना के कारण है, बाकी की चीज़ों के कारण है, हम लोगों को पता ही है। और एक वैश्विक ये समस्या है और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। और लास्ट जो क्वार्टर वाला है वो तो क्वार्टर, जैसे आपने कहा, चारों क्वार्टर में सबसे स्लो क्वार्टर रहा। और उसके कारण में रशिया और यूक्रेन वाला वॉर, क्रूड के भाव, ग्लोबल सप्लाई चेन की जो डिसरप्शन, हमारे यहाँ जो वे आउट इन्फ्लेशन जो रहा, वो सब हम तो बात करते हैं, पर रोजी रोटी हमारे देखने वाले जो दर्शक है वो हर रोज कोई ना कोई तरीके से इसको महसूस करते हैं। और इसके जो आंकड़े हैं वो मैं आप तक इसलिए लाना चाहता हूँ, इस तरीके से लाना चाहता हूँ ताकि आपको भी ये समझ में आए कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके बारे में हम इसलिए बात करते हैं कि आपको एक अंदाज रहे कि आप जो इंडियन इकोनॉमी चल रही है उससे पीछे है, आगे है, कहाँ है। तो जैसे मैं एक तरीके से इसको देखना चाहूँगा कि भाई जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.7% रही, पर स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ क्या रही? तो स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ कहीं 20% रही पूरे साल, जेई फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करें तो। मैं समझ रहा हूँ रोजी रोटी देखने वाले हमारे हर दर्शक देखें कि उनकी इनकम कैसे रही। यदि उनकी इनकम समझिए 8.7% ही बढ़ी है, 8-9% बढ़ी है, तो इसके बराबर बढ़ी है कि जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है ऐसे आप हो रहे हैं। यदि उससे कम हुई है तो आपको और भी थोड़ा सा चौकन्ना हो कि देखने वाली बात है कि जो इवन इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुई है वो ग्रोथ आप में नहीं आई है कोई ना कोई कारण से। और यदि जो हम कभी कभी बिलियनर्स की और वो बात करते हैं तो उनकी तो ऐसी परिस्थितियों में चांदी ही चांदी हो जाती है कि भाई ये जो परिस्थिति में है, जो बिलियनर्स की जो ग्रोथ है, आप यदि टॉप 5 फैमिलीज की देखें इंडिया में तो वो तो फिनोमिनल है, असाधारण है। जैसे एक पेंडेमिक कभी कभी आता है, मेरे ख्याल से ऐसे ही उनकी आवक में जो वृद्धि हुई है वो तो कोई असाधारण सी है। तो एक तो ये कि हम लोग सब एक बेंचमार्क देखें कि भाई 8-9% के आसपास आपकी जो भी आय है वो बढ़ी है कि नहीं। और आपने सही बताया कि यदि वो बढ़ी भी है तो इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा बढ़ा है। तो यदि आपका 8-9%, 10% कहीं इनकम बढ़ी है आपकी, और यदि इन्फ्लेशन के कारण आपको कहीं 10% की ज़्यादा चपत है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। ऊपर से आपकी मुश्किलों में, थोड़ा सा तकलीफों में और भी तकलीफ आ रही है। और आगे के साल की यदि बात करें तो आगे साल के आंकड़े भी दिनेश भाई तो रखेंगे ही पूरे इस डिस्कशन में, पर मैं समझ रहा हूँ कि हम मान रहे हैं कि अगले साल कहीं 7% ग्रोथ होगी जीडीपी, ये एक्सपेक्टेड है। 23 की हमने शुरुआत की थी तब हम 9 पॉइंट कुछ तो 10% की कर रहे थे, फिर 8% पे आए हैं, अभी 7% समझ रहे हैं। जैसे साल बढ़ता जाएगा देखते जाएंगे। आपने सही कहा है कि अप्रैल में जून का भी जैसे क्वार्टर होगा वैसे हम लोगों को पता लगेगा। पर आप लोग खुद जो रोजी रोटी देखने वाले हैं वो समझे कि यदि 7% के आसपास का पूरे इंडिया का अगले साल का ग्रोथ है तो आप भी अपना कोई ना कोई जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपका ग्रोथ क्या समझते हैं। आप ये भी देखें कि पेंडेमिक के पहले जो आपकी परिस्थिति थी उसके आसपास कहीं परिस्थिति आपकी पहुंची है कि नहीं, तो आपको एटलीस्ट एक अंदाज आ जाएगा कि भाई आप जो एक नेशनल बेंचमार्क है उसके आसपास है नहीं है। आपको अपनी खुद की प्रवृत्तियों को और थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई ये कोई आपको बदलने की ज़रूरत है, इसको बदलने से कोई फ़ायदा होगा, क्या क्या चॉइसेस है आपके पास।
और क्या क्या कर सकते हैं, ये सब बातें करके हम सिर्फ ये आंकड़े आंकड़े के तौर पे न प्रस्तुत करें और आपको कोई काम आए जिससे ये आप देखें तो उसके बाद कहीं आप अपनी ज़िंदगी को उससे कंपेयर कर पाएँ, कहीं रिफ्लेक्ट कर पाएँ, वो हमेशा हमारा अंदाज़ रहता है। क्योंकि वरना क्या, ये आंकड़े जो बेसिक स्तर पे होते हैं वो लाखों करोड़ में होते हैं, तो कभी-कभी हम लोगों को बौखला देते हैं कि भई ये इसका जाने ना जाने हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारी और दिनेश भाई की कोशिश ये रहेगी कि ये आंकड़े उस तरीके से आपको दें ताकि वो भी आप उसमें से कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल पाएँ, अपनी ज़िंदगियों को कोई कंपेयर कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी कैसे चल रही है उसको इवैल्यूएट करें और आगे वाले जो दिन हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जी, बिल्कुल। और इसी के अंदर एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये भी था कि 2021-22 के अंदर की जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, वो 6.7% हुआ। अब ये 6.7, 7.2, 6.9, 4.8 ये हमारे दर्शक समझ नहीं पाते हैं। दरअसल उनको इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो पता नहीं लग पाता कि हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वो कहेंगे पता नहीं होगा 4.1 होगा, 6.7 होगा, होगा तो होगा। चलिए उसको सिंपल वे में आपको आंकड़ा दे देता हूँ। पिछले साल हमारे पास कुल मिला के बम्पर टैक्स आया है, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा आया है। दर्शकों, पहले साल में जो 20-21 का साल था वो कोरोना का साल था और तब हमारा फिस्कल डेफिसिट 9% से ऊपर था। आपको सिंपल साधारण शब्दों में बताता हूं कि इस साल जो अभी गुजरा है मार्च के अंदर, हमारा पूरा खर्चा 38 लाख करोड़ का था और हमारे पास सारी जो इनकम आती है, टैक्स की इनकम और थोड़ा बहुत जो नॉन टैक्स इनकम आती है, मिलाकर वो सिर्फ 22 लाख करोड़ आई है। खर्चा हुआ 38 लाख करोड़। तो अब आप समझ लीजिए कि 6.7 का मतलब होता है 16 लाख करोड़ की बोरोइंग्स हमने की है पिछले साल। आप सोचिए हम इस बोरोइंग को कितने लंबे टाइम तक सस्टेन करेंगे। 22 लाख करोड़ का सिर्फ टैक्स है हमारे पास और हमारा खर्चा 38 लाख करोड़ का है। अब 16 लाख करोड़ हमने लोन लिया है और पिछले साल में चले जाएं जो कि आपका 20-21 का रियल कोरोना साल था, तो वहां पर तो 9% ऊपर था, यानी कि ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ से ऊपर की आपकी बोरोइंग थी और टैक्स 14-15 लाख करोड़ के आसपास था। तो ये चिंता की रेखाएं हैं। जब आपके पैर चादर से बाहर निकल जाते हैं तो फिर आप डेट ट्रैप में आते हैं और 92% पे हम हैं। ये नयन भाई रियल चिंता का विषय है कि जब आपके पास टोटल बम्पर ईयर के अंदर भी जो टैक्स सिर्फ 22 लाख करोड़ है, ये नेट है, अब ये ग्रॉस नहीं है क्योंकि रिफंड दिए जा चुके हैं। ये 22 लाख करोड़ है, 16 लाख करोड़ उसके ऊपर आपकी देखा जाए तो एक प्रकार से कहा जाए तो बोरोइंग्स हैं और जो आपकी रीपेमेंट है वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, विच इज फंडामेंटली नाउ टचिंग अराउंड 45% ऑफ टैक्स रेवेन्यू। दैट इज वेरी डेंजरस। नयन भाई, आपने सही फरमाया कि देखिए मैं इसको ऐसे आप तक ये लाना चाहूँगा कि आपकी इनकम है कहीं 50,000 रुपया महीने की, तो इसमें ऐसे समझ लीजिए कि आपका खर्चा है महीने का 80,000, तो 30,000 रुपए आपको हर महीने कहाँ से लाएंगे? तो एज अ कंट्री देश हम चलाते हैं, तो जैसे आपने कहा कि भाई 22 लाख रुपए हम कमाते हैं, मैं करोड़ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो थोड़े से आंकड़े और बौखला देते हैं, पर 22 लाख हमारे को आता है और हम 38 लाख रुपए का खर्चा करते हैं, तो वो आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, तो फिर क्या होगा उसका हाल। और वो जैसे आपने कहा कभी कभी ये करना पड़ता है एक डेवलपिंग नेशन को, क्योंकि आगे उनको कहीं ना कहीं एक विकास करना है, पर उसका जो फ्लिप साइड है वो दिनेश भाई ने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया कि आप कहीं डेट ट्रैप में तो नहीं फंस जा रहे हैं। जैसे कल को आपकी ऐसी परिस्थिति हो गई कि आप 22 लाख रुपया टैक्स से वसूल करते हैं और 22 लाख रुपया आपको डेट रिपेमेंट के और डेट सर्विसिंग के लिए भर देना होगा, तो क्या सिचुएशन होगी? उसका तो ऐसा अर्थ हो गया कि 50,000 रुपए की आपकी पर मंथ इनकम है और 50,000 रुपए का ईएमआई है, घर का, गाड़ी का, ये सब मिला के। तो फिर आप अपना घर चलाएंगे कैसे, रोजी रोटी कैसे करेंगे, पकाएंगे कैसे, रोटी क्या खाएंगे? क्योंकि आपका जो पैसा आता है वो सीधा हफ्ते में चला जाता है या उसका समझिए 80% चला जाता है। तो जैसे आपको घर को मैनेज करना है अपनी इनकम के आसपास, और साथ में यदि विकास के लिए आपको पता है कि मुझे मेरे बेटे को एक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो मुझे कहीं बोरो करके भी लाना पड़ेगा। पर यदि वो ऐसे पर्पस के लिए आप बोरोइंग कर रहे हैं, हर साल यदि आपकी ये सिचुएशन है कि आपकी इनकम जो है वो कहीं गुना कम है आपके खर्चे से और आपको हर महीने बोरो करना पड़ता है, और जो आप
बोरो किया है उसको रीपे करने के लिए फिर बोरो करना पड़ता है। तो वो कहीं डेट ट्रैप में से अपने आप को कैसे बचाएं आप, और इकोनॉमी को कैसे बचाए सरकार जो इसको चलाती है वो, ये विषय मेरे ख्याल से दिनेश भाई इसके द्वारा आप तक लाना चाहते हैं। और मैं भी समझता हूँ कि उसको हम लोगों को और देश को संभालने की ज़रूरत है, ताकि हम डेट ट्रैप में इसमें न फंसे। हमारे आसपास के कई देशों में हमने देखा है, श्रीलंका में क्या हालत है। और ये सब सिचुएशन, बैड इकोनॉमी एंड बैड गवर्नेंस वुड क्रिएट chaos इन द इकोनॉमी। तो शुरू में जैसे आप वो अर्ली अलार्म रेज करते हैं उसकी तरह है कि यदि पाकिस्तान में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, नेपाल में परिस्थिति थोड़ी सी गंभीर है, हम लोग उनसे अच्छे हैं और इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है और लार्ज है, पर किसी को तो अर्ली विसल ब्लोअर बनना पड़ेगा। तो दिनेश भाई वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि भाई ये दिशा में यदि जा रहे हो तो बिल्कुल अटक जाना और प्लान ऐसे करना ताकि हम लोग स्ट्रांग रहे और हमारे जो इनकम और एक्सपेंसेस है वो कहीं मैच हो। बिल्कुल ही वो यदि हेवायर चले जाते हैं तो उसका क्या पूरे देश पे असर पड़ता है वो हम दूसरों के अनुभव से जानें और उसको कैसे हमारे व्यवहार में ले आएं ताकि हम ऐसे ट्रैप से बचते रहें। मेरे ख्याल से वो एक मुद्दा हम लोगों को देखना है, और जो रोजी रोटी देखने वाले हैं उनको अपनी फाइनेंसेस को ऐसे मैनेज करना है कि ओवरऑल ये इंडियन पर्सपेक्टिव है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। चीज़ें बहुत ही अच्छी नहीं लग रही है, अभी थोड़ा सा कठिन समय है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्रूड कहीं $120 के आसपास जा रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इकोनॉमी और बाकी की जो सिचुएशन है वो चरमरा जा रही है। उसमें भी यदि आपको संभालना है तो यू वुड नीड टू कंजर्व योर कैश फ्लो, आपको अपने आप को संभाल के चलना है। तो मेरे ख्याल से एक आध साल अगला भी आपको लग रहा है कि इतना बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रहा है। तो ये परिस्थितियों में आपको भी अपने आप को, अपने फैमिली को, अपनी रोजी रोटी को, अपने फाइनेंसेस को संभाल के चलना है। तो अगला साल जो है आप पूरे कंजर्वेटिव रहें, आप पूरे अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर बैलेंस करते चलें, क्योंकि इकोनॉमी से ज़्यादा बहुत मदद मिल जाएगी ऐसी संभावना कम है, क्योंकि पूरा विश्व ये सिचुएशन फेस कर रहा है। बिल्कुल। और इस सब का खामियाजा एक दूसरे रूप में हमारे सामने आता है, वो है रुपये का कमजोर होना। अब जब रुपया कमजोर होता है तो दर्शक मित्रों उसका असर हर चीज पे आता है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। ऑलमोस्ट $600 बिलियन से ज्यादा का हमारा सालाना इंपोर्ट है, जिसमें खाने पीने का तेल भी रहता है, क्रूड ऑयल भी रहता है, सेमीकंडक्टर चिप्स भी हैं, मोबाइल्स भी हैं, कमोडिटीज भी हैं, मेटल्स भी हैं, अब तो कोयला भी उसके अंदर आ गया, अब तो कोयला भी मंगाना शुरू कर दिया है। तो हालात इसके कदर खराब हैं कि ये रुपया जैसे जैसे टूटता जा रहा है तो ये हमारा बोझ बढ़ता चला जाएगा। ऑफ कोर्स सरकार के पास टैक्स ज्यादा आएगा, क्योंकि वही चीज जो ₹100 की है जब वो ₹120 की होती है, रुपया कमजोर होता है तो टैक्स ज्यादा आ जाता है। लेकिन वो टैक्स जो है एक किस्म का मिसनोमर है, कैमोफ्लेज करता है, छुपा लेता है असलियत को। वॉल्यूम वही रहता है, कीमत बढ़ जाती है और हमारी जेब से ज्यादा पैसे निकल जाते हैं। एक छोटा सा लास्ट टेल पीस है, वो ये है कि एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आया है जीएसटी का, नैन भाई, खास तौर से उसमें स्टेट जीएसटी का, कि उनका क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। उसमें दो आंकड़े आए हैं, एक 2015 से 2018 और एक 2018 से 2021 के। उसमें ये बताया गया है कि ये दो सेट ऑफ 3 इयर्स के हैं, जिसमें कि 2017 के आसपास जीएसटी आया ही था। लेकिन ये आया कि जीएसटी से पहले जो राज्यों को जो राजस्व मिलता था, जो रेवेन्यू मिलता था, वो लगभग 55% होता था उनकी टोटल रेवेन्यू का, और जीएसटी आने के बाद भी 55% है। ये एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि राज्यों की अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के आने से शून्य इफेक्ट पड़ा है, जीरो इफेक्ट है। यानी कि उनका बेसिकली टैक्सेशन का जो कलेक्शन है नहीं बढ़ा है। सिर्फ एकमात्र राज्य जो 14% की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया वो उड़ीसा है, जो 20% है, और दूसरा बिहार है 13 पॉइंट समथिंग। बाकी मोस्ट ऑफ द राज्य 10% से नीचे हैं जो रेवेन्यू रेज उनका होता है हर साल का। तो ये सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है, जो क्योंकि डिटेल मेरे पास आ गई है एसजीएसटी कलेक्शन की। आने वाले देखते हैं और 3 साल में कैसा होता है, या इस 1 साल में कैसा होता है, कुछ राइज होता है नहीं होता है।
अगर ये सेम रहता है तो फिर उनके लिए वैट कलेक्शन और आपका कलेक्शन वो बिल्कुल बराबर ही रहता है। चीजें सिंप्लीफाई तो हुई हैं, लेकिन राज्यों को कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ तो केंद्र को हुआ देखा जाए तो। एक छोटी सी टिप्पणी इस पर चाहूंगा आपसे और फिर प्रोग्राम हम समाप्त करेंगे। बिल्कुल, और आपने सही कहा था, और मेरा कहीं बोलना हुआ था जीएसटी के इंट्रोडक्शन के टाइम के आसपास, और जो आपने कहा वही सभी राज्य जो है वो जीएसटी को एक्सेप्ट करने के टाइम झिझक रहे थे इसी कारण। इनफैक्ट उनका तो डाउट ये था कि न सिर्फ उनका राजस्व नहीं बढ़ेगा, वो कम होगा, और इसीलिए जीएसटी इंट्रोडक्शन के टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट को सबको अश्योर करना पड़ा, सब राज्यों को, कि उनकी जो राजस्व है वो कम नहीं होगा, एटलीस्ट दे वुड इंश्योर इन सम वे कि कोई डेफिसिट ना हो। तो ये जो परिस्थिति थी वो थोड़ा सा एक मन में थी कि कहीं ना कहीं जीएसटी के द्वारा लोगों को एटलीस्ट नुकसान ना हो राज्यों को, वो करने की बात थी। पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई यदि इन्फ्लेशन ये है, और देखिए हर राज्य के खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं, जैसे आपके और मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं वैसे राज्यों के भी खर्चे बढ़ रहे हैं, और कोई भी बात करे यूनियन गवर्नमेंट, पर सब जो उनकी चीज़ें होनी है वो फाइनली राज्य के लेवल पे होनी है, और राज्यों के पास यदि पैसा नहीं रहेगा तो विकास कैसे होगा? क्योंकि कोई स्कीम करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट सीधा थोड़ी आ रही है कहीं भी, दे वुड डू इट थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का हेल्दी रहना, स्टेट गवर्नमेंट के पास राजस्व रहना, स्टेट गवर्नमेंट को जो भी जीएसटी बढ़ता है उसमें उनका हिस्सा कोई अच्छा हो, उनकी भी ग्रोथ हो, तो वो जाके आगे कोई अपने विकास के कार्य कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है, और जो भी बैलेंस जैसे जैसे वो होता जाएगा। पर मैं समझ रहा हूँ कि जीएसटी इनकम बढ़े, और यदि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को मिले और स्टेट गवर्नमेंट को न मिले, उसके समीकरण को हमको बदलना पड़ेगा। और अभी थोड़ा वक्त भी अभी आ गया ये नयन जीएसटी भाई, इंट्रोड्यूस। ये जो जी, जून का महीना है, ये आखिरी महीना है जहाँ पे 14% का स्टिपुलेटेड रेज मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद तो में बिल्कुल ये बड़ी चिंता का वक्त आ गया राज्यों के लिए देखा जाए तो। सही बात है आपकी, कि वो जो अश्योरेंस का पीरियड था वो खत्म हो रहा है, कि अब जो जितना पीरियड बोला था वो, और इसीलिए अब तो वो अश्योरेंस भी नहीं है। तो ये संदर्भ में मेरे ख्याल से हम लोग देखते रहेंगे, और जैसे जैसे जीएसटी के आंकड़े हर महीने आते रहेंगे तो इसके बाद जून के बाद क्या परिस्थितियां होगी, उसका राज्यों पे क्या असर होगा, और राज्यों पे असर होगा तो आप पे क्या असर होगा, क्योंकि हम सब कोई ना कोई राज्य में रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की बात हम करते रहेंगे, और दिनेश भाई बहुत ही जो रेलेवेंट पॉइंट है कोई भी सब्जेक्ट के, वो एकदम ले आते हैं डिस्कशन में, तो आपको उससे कोई थोड़ा सा इंसाइट मिले, आपको थोड़ा सा पता लगे क्या हो रहा है, यही हमारा हमेशा एफर्ट रहता है। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या होता है जीएसटी। पर होना यही चाहिए कि जो भी ग्रोथ है रेवेन्यू का, वो कहीं ना कहीं स्टेट को मिले, तो स्टेट उसमें आगे काम कर पाएंगे। बिल्कुल, और 1 जुलाई से ये टेस्ट शुरू होने जा रहा है राज्यों के लिए अब, और ये बड़ा एक डाइसी वक्त होगा जहां पर रियल पिक्चर निकल के आएगी कि राज्यों को जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कैसे सस्टेन करेंगे। यहां से असली घाटा और नफा पता लगना शुरू होगा कि जीएसटी की असली पिक्चर क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इसमें पहाड़ी राज्य भी हैं, नॉर्थ ईस्ट है, जिनके पास 14% के रेज का कोई साधन नहीं है देखा जाए तो। और सरकार अब सोच रही है कि उनको सपोर्ट दी जाए, लेकिन ये बड़ा एक फिर से एक बड़ा अजीब सा विषय होगा कि सरकार कहेगी मैं कुछ राज्यों को जीएसटी में सपोर्ट करूंगी और कुछ को नहीं करूंगी। तो ये शायद डबल चीजें नहीं हो पाएंगी। पॉलिसी तो यूनिफॉर्म ही रखनी पड़ेगी। ये आप नहीं कह सकते कि वो कमजोर स्टेट है तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा और जो कमजोर नहीं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जीएसटी के अंदर कुछ धमाल होने जा रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि ये मसला सॉल्व इतनी जल्दी नहीं होगा। इसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, बहस होंगी, और तीखी बहस होने की संभावनाएं हैं। दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला सप्ताह अच्छा जाए, बिना ज्यादा महंगाई के जाए, बिना ज्यादा आपके ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है वो जाए। लेकिन आसार ऐसे हैं जैसे कि क्रूड के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आज थोड़ी सी नरमी आई है, $116-117 पे आया, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि चीजें जो विश्व में हो रही हैं वो दरअसल क्रूड ऑयल के नीचे जाने के भाव को फेवर नहीं कर रही हैं। और चूंकि हर चीज जो है एनर्जी से रिलेटेड है, तो एनर्जी ही सब कुछ है, हर चीज के पीछे एनर्जी है, और वही आपके भाव बढ़ाती चली जाएगी। तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा विदा, और नैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त निकाला, आप आए। दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले हफ्ते नैन भाई के साथ
नए समाचार लेके अर्थव्यवस्था के। धन्यवाद आप सबका।